इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक बड़ा बेसिक टॉपिक है और इसके मतलब होते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरतीब के अंदर पाया जाता है। हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि एटम के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे किस तरह से पाया जाता है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल है, बोहर्स मॉडल है, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है जो इसको जस्टिफाई करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। फिलहाल हम एक बेसिक इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक बेसिक टेक्निक सीखेंगे जिसके ज़रिए से हम न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की तरतीब को बता सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। जैसा कि मैं बता चुका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। सबसे पहले बोहर मॉडल पे बात करते हैं। बोहर मॉडल ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के शेल के अंदर पाए जाते हैं। वो शेल क्या है, उनको हम नाम देते हैं के, एल, एम और एन। इसके मुताबिक देखा जाए तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। लेकिन बेसिक केमिस्ट्री से हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन इस तरह से नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में पहले 8 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में चले जाते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो तीसरे में ऐड होते हैं। तो ये तरतीब कैसे बनती है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। शेल के अंदर एक और चीज होती है और उसको हम कहते हैं सब शेल। एटम में इलेक्ट्रॉन दरअसल सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। सब शेल कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम जानते हैं एस, पी, डी और एफ। तो जिस तरह हमने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब के बारे में, इलेक्ट्रॉन की तादाद के बारे में बताया, इसी तरह सब शेल के अंदर भी हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई जाती है और वो तादाद 2, 6, 10 और 14 है। फिर हम ये देखते हैं कि शेल भी अब डिफरेंट लेवल्स के अंदर, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है, और ये लेवल्स या स्टेजेस जो हैं ये उस तरह से नहीं है जैसे कि शेल के अंदर सब शेल है, बल्कि सब शेल जो है वो खुद डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक सब शेल के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शन होती हैं, मुख्तलिफ सिमतें होती हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। एस सब शेल के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं पाई जाती, बल्कि वो स्फेरिकल होता है। वो अपनी शेप की वजह से वो एक ही ऑर्बिटल गिना जाता है, इसे हम मजीद किसी डायरेक्शन के अंदर डिवाइड नहीं करते। सो एस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो एस ही होता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता। लेकिन जो पी या डी या एफ है, इनके अंदर मजीद डायरेक्शंस इनकी शेप की वजह से मुमकिन होती हैं। जैसा कि पी सब शेल के अंदर जो डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं, उनमें से एक पी एक्स, दूसरी पी वाई और तीसरी पी जेड। इसी तरह जो डी सब शेल होता है उसके अंदर भी कई एक डायरेक्शंस पॉसिबल होती हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड,
डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इसी तरह एफ सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स यानी डिफरेंट डायरेक्शंस पॉसिबल होती हैं। अब यहां पे एक समझने वाली और बात भी है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं या सब शेल्स हैं, इनको कुछ नंबर्स असाइन किए जाते हैं। शेल के लिए जो नंबर असाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सबशेल को जो नंबर असाइन किया जाता है उसे बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट होता है, जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका आपस में रिलेशन इस तरह से है कि L is equal to n minus 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपली हमें शेल का नंबर बताता है। जैसा कि हम कहते हैं कि पहला शेल है, तो पहला शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 आएगी। L दूसरा शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह m तीसरा शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 3 और n चौथा शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू 4। अब इसके मुकाबले में जो हमारे पास सब शेल आता है तो सब शेल की भी एक वैल्यू हम असाइन करते हैं, और वो वैल्यू इस फॉर्मूले के मुताबिक आप निकाल सकते हैं कि S पहले सब शेल से शुरू होता है, लिहाजा S की जो वैल्यू होगी उसमें L की वैल्यू 0। कैसे कि n की वैल्यू 1 है तो उसके मुकाबले में L की वैल्यू 0 हो जाएगी। L is equal to n minus 1। अब P को देखें तो P जो है ये पहले शेल में नहीं होता, ये दूसरे शेल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसके लिए जो वैल्यू है वो दूसरे शेल से ली गई है, और वो क्या है, वो है L is equal to 1। इसी तरह D के लिए जो वैल्यू है वो तीसरे से स्टार्ट होगी, और वो तीसरे से जब हम निकालेंगे तो 2 आएगी, और F के लिए जो वैल्यू है वो चौथे से स्टार्ट होगी और वो वैल्यू आएगी 3। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है ये असाइन की गई है, और इन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स को समझना जरूरी है। फिलहाल हम इन वैल्यूज को याद रख लेंगे ताकि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब को जान सकें। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये बातें आप याद कर लेंगे तो आपको मेरी अगली बात समझने में आसानी रहेगी। अब चलते रूल्स में बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इसका लफ्ज़ी मतलब होता है बिल्डिंग अप। ये जर्मन लैंग्वेज से है और इसका लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप किसी चीज को तामीर करना, किसी चीज को बनाना, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसा तो नहीं होता कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ बनती है, ठीक है। कोई इमारत बनाई जाती है तो इमारत बुनियाद से शुरू की जाती है, छत से नहीं बनानी शुरू की जाती। तो बिल्डिंग अप यानी किसी को बुनियाद से ऊपर की तरफ लेके जाना। तो इसमें भी बेसिकली हम यही करते हैं। इस रूल में हमें यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने आप को तरतीब देता है तो वो हमेशा कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। यानी पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाए और फिर कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आए, नहीं। पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेगा, उसके बाद उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को, और जहां तक फिर वो आगे जा सकता है वो इस तरतीब से चलता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी होती है।
दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली साइंटिस्ट का नाम है और इसने अपने इस काम की वजह से जो है नोबेल प्राइज भी हासिल किया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। और जो लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, उनके लिए बात ये याद रखने वाली है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो दोनों की जो स्पिन होगी, दोनों की जो रोटेशन होगी वो एक जैसी नहीं होगी, वो ऑपोजिट होगी। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये बात समझने के बाद ये बात जानना आसान है कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होंगे, क्योंकि स्पिन 2 तरह की है। कोई चीज घूमेगी, कोई चीज रोटेट करेगी, या तो वो ऐसे रोटेट करेगी या वो ऐसे रोटेट करेगी। तीसरा रोटेशन का कोई तरीका नहीं है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 तरह की रोटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। जब तीसरी रोटेशन नहीं है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल में नहीं आ सकता। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन एनी ऑर्बिटल। ये कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। सेम स्पिन एक ऑर्बिटल के अंदर इम्पॉसिबल है। और यही वो बात थी जिस पे इसको नोबेल प्राइज असाइन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियसली नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये दिया जाता है। अगली बात, हुन्स रूल। हुन्स रूल ये कहता है कि जब हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हो। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ये हम आगे जाके अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से क्या मुराद है। तो जब हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे तो वो जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब, इलेक्ट्रॉन उनके अंदर उनको करते हुए, असाइन करते हुए इलेक्ट्रॉन को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये किया जाएगा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पहले एक ऑर्बिटल में पेयर करवाया गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। नहीं, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये होगा हुन्स रूल। हुन्स रूल में ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, जब हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मौजूद हैं, जैसा कि px, py और pz की एनर्जी सेम है, तो हम कहते हैं px, py और pz। तो अब लेट्स से कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है फिल करने के लिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? पहला इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर, तीसरा यहां और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां। ये रिप्रेजेंटेशन खास है स्पिन के लिए, एक क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, और दोनों की अलामत अलग अलग है। ये दुरुस्त है। अगर कोई शख्स ये करता है कि px, py और pz और 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो कहता है पहले 2 यहां पे फिल करो, फिर 2 यहां फिल करो और इसको खाली रहने दो, तो ये गलत होगा। ये हुन्स रूल के मुताबिक नहीं है, ये हुन्स रूल के खिलाफ है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की
फिलिंग स्टार्ट करनी है, अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसको बनाना है, तो सबसे पहले हमें ऑफ प्रिंसिपल से शुरू करना पड़ेगा। तो ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ जाओ। तो एनर्जी का पता कैसे लगेगा? एनर्जी का पता लगेगा हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका सोल्यूशन दिया गया है। और वो सोल्यूशन क्या है? वो एक बड़ा आसान रूल है जिसे हम कहते हैं N+L रूल। इस रूल के मुताबिक जिसकी वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। कैसे करेंगे? आए करते हैं। हमारे पास जो शेल है पहला, इसके अंदर जो सबशेल पाया जाएगा उसको हम कहते हैं 1s। ये 1 किस लिए? ये बताने के लिए कि ये पहले शेल से ताल्लुक रखता है, और s क्योंकि s सबशेल की बात हो रही है। अब इसके लिए N+L रूल के मुताबिक आप जवाब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये शेल का नंबर है, और सबशेल के लिए L की वैल्यू हम देख चुके हैं कि क्या होती है। तो आप करें 1+0, N की वैल्यू 1 और L की वैल्यू 0। आंसर क्या आएगा? 1। अब जो हमारे पास पहला शेल है उसमें सिर्फ S सबशेल होता है, उसमें उसके अलावा कोई सबशेल नहीं पाया जाता। अब दूसरा शेल जो हमारे पास है L, इसके अंदर 2 सबशेल होते हैं, S भी मौजूद होता है और P भी मौजूद होता है। तो उसको हम कैसे नाम देंगे? दूसरे शेल के लिए S सबशेल को लिखा जाएगा 2s। ये फर्क कर देगा पहले शेल के s ऑर्बिटल सबशेल में और दूसरे शेल के सबशेल के अंदर, और इसी तरह उसमें आएगा 2p। अब 2s जो हमारे पास है, अब इसका आपने आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 2 आप देखेंगे शेल का नंबर बता रहा है, और शेल का नंबर n है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के लिए आपको l की वैल्यू चाहिए, और आप जानते हैं कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। 2 आ गई। अच्छा, अब 2p के लिए वैल्यू निकालें, तो 2p के लिए अंदर 2 क्या है? 2 उसका शेल नंबर है, शेल n, और n की वैल्यू वो लिखी हुई है, उसको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। अब p सबशेल है, सबशेल के लिए आपको l की वैल्यू चाहिए, और l की वैल्यू p के लिए 1 होती है। इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 होती है, तो 1 आ जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसकी N+L वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3। तो पता लग रहा है कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। तो जो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, फर्ज करेंगे अगर 2 वैल्यूज बराबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर 2 वैल्यूज बराबर आ जाए तो फिर उसका जो शेल का नंबर है ना, वो डिसाइड करेगा, ये नंबर डिसाइड करेगा कि कौन कम एनर्जी वाला है। जिसका n छोटा होगा वो कम एनर्जी वाला माना जाएगा, और जिसका n ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी वाला माना जाएगा। इस पूरे टेबल को बनाने की मुसीबत से, तकलीफ से, मुश्किल से आप इसको बनाएं, समझें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बता देता हूं। आप उस फॉर्मूला को अगर याद रख लेंगे तो आपके लिए एनर्जी वाइज इस तरतीब को याद रखना आसान हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कम एनर्जी पे कौन है और ज्यादा एनर्जी पे कौन है। वो तरतीब क्या है? वो 4 जुमले हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला जुमला एक लफ्ज का है और वो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम तालीम वहीं पे हासिल करते हैं, उसे कहते हैं स्कूल। और दूसरा जुमला भी बहुत आसान है,
और सबसे सस्ता स्कूल वही होता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक स्कूल। तीसरा जुमला थोड़ा सा जरा हाई लेवल पे चला गया है, डिविजनल पब्लिक स्कूल। और चौथा जुमला फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो मैंने 4 जुमले बोले हैं, इन जुमलों को याद कर लें। स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब इन 4 जुमलों को आपने बोलना है दोहरा के। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये फार्मूला है, इसे याद कर लें। तकरीबन 118 एलिमेंट्स की कंफ्यूगेशन करने के लिए काफी है। कैसे, मैं आपको भी बताता हूं, नोट करें। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ये याद रख सकते हैं कि कौन कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है और कौन ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। अब यहां तो एस पी डी एफ लिखे हुए हैं, ये हमारे किस काम के, हमें तो 7 नंबर चाहिए, तो नंबर आप लिखते जाएं। कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि एस ऑर्बिटल पहले शेल से शुरू होता है, लिहाजा एस का नंबर पहले से शुरू करना है। फिर पी ऑर्बिटल, पी सब शेल जो है वो दूसरे शेल से शुरू होता है। पी दूसरे से स्टार्ट करते हैं, उसको आपने 2 से शुरू करना है। फिर डी तीसरे से शुरू होता है, तो उसको आप तीसरे से शुरू करेंगे। और एफ चौथे से शुरू होता है, तो उसको आप 4 से शुरू करेंगे। नहीं, ये आपके पास एक तरतीब बन गई। इलेक्ट्रॉन इसी तरतीब से एंटर होंगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। इसमें कई जगह पे एक्सेप्शंस आएंगी, लेकिन वो जो एक्सेप्शंस आती हैं ना, वो इस फार्मूले में और दूसरे जितने भी फार्मूलाज बताए जाते हैं उन सब में आती हैं। कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस को रूल नहीं चलाते, एक्सेप्शंस को रूल फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शंस रूल को फॉलो नहीं करते। तो जो एक्सेप्शंस है वो आपको वैसे याद रखनी पड़ेगी, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उन्हें याद करना पड़ेगा। अलबत्ता जो चीजें रूल के मुताबिक है उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए मोर देन इनफ है, मतलब काफी से ज्यादा है। जितने एलिमेंट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उन एलिमेंट्स की कंफ्यूगेशन बआसानी हम इसके जरिए से कर सकते हैं। अब हम कंफ्यूगेशन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के लिए जगह रखी है, ये फॉर्मूला आप याद कर लें, इसको लिख के रख लें कहीं पे सामने, ताकि आपको जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही हो तो आपको याद ना करना पड़े कि ऑर्बिटल की तरतीब क्या है। ऑर्बिटल की तरतीब आपके सामने लिखी हो, उसको देखकर आप जो है वो करते जाएं कि क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो कुछ सबशेल में पाया जाएगा, वो पहले सबशेल में पाया जाएगा जो कि उस तरतीब के अंदर 1s है। तो ये हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई है, बहुत आसान है। अगर आपको तरतीब याद है तो
तो फिर तो कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं कलर चेंज कर लूं ताकि कुछ आसानी हो जाए हमें पहचान करने में कि कौन कहां पे है और कौन कहां पे नहीं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो पहले सब शेल में ही इसकी जगह आएगी क्योंकि हर सब शेल, इनफैक्ट जो एस सब शेल है वो पहला सब शेल है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा उससे आगे नहीं जाएंगे। तो पहले शेल सब शेल के अंदर ही इन दोनों को हम फिल करेंगे। अब इससे आगे चलेंगे और हम बात करेंगे लिथियम की। एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहला जो सब शेल है वो है 1s। 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, आप ये अलामत डालें, आप 1 लिखें, आप 2 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मर्जी, ये रिप्रेजेंटेशन है, किसी चीज को बनाने का, दिखाने का तरीका है, तो जैसे मर्जी लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। तो 1s मुकम्मल हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उसके लिए आपको 2s में जाना पड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। अब लिथियम के बाद बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे? सबसे पहले 1s आता है, 1s में 2, उसके बाद 2s आता है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 2 4 पूरे हो गए। अब बोरान आएगा, बेरिलियम के बाद बोरान है, एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। तो उसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक नॉर्मल तरीका है और एक जरा एक्सप्लेनेशन वाला तरीका है। पहले हम नॉर्मल तरीकों को देखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, पहला सब शेल 1s2, दूसरा 2s, पहले में 2, दूसरे में 2। अब 2 और 2 4 हो गए, 5वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो उससे आगे वाला लाना पड़ेगा। तो 1s और 2s के बाद कौन आता है? आप उस तरतीब के अंदर देख लें, 2p। तो 2p में 5वां इलेक्ट्रॉन एक, वैसे p में आप देखें, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो 1 ही डालेंगे। तो ये है एक बेसिक लेवल तरीका। दूसरा, इसको एक्सप्लेन करके लिखना कि हम ये जानते हैं कि ये जो p और सब शेल है ये ऑर्बिटल में मुश्किल होता है। जो p सब शेल है ये p सिंपल p नहीं है, बल्कि इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें 3 मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं, 3 मुख्तलिफ ऑर्बिटल हैं, px, py और pz। तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। और नोट करें कि ये तीनों सेम एनर्जी पे हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी फिल कर दें, खूबसूरत तब लगेगा जब आप पहले भी फिल कर देंगे, ठीक है, अगला को छोड़ दें। अच्छा, अब चलते हैं कार्बन की तरफ। एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए पहले तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो आसान तरीका है। 1s2, अब ये बात बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगेगा, पता लग चुका है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, 2s2, अब उसके बाद 2p में आना है। टोटल इलेक्ट्रॉन देख लें, 2 2 4, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हमने दाखिल कर लिए, 2 भी बाकी, तो वो 2 कहां आएंगे? वो 2p के अंदर आएंगे। तो ये जो है नॉर्मल तरीके से करना। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है, ऑब्वियसली बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करके ही लिखना चाहिए ताकि चीजें समझ आ जाए। जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आप जैसे मर्जी लिखें, उसमें कोई इशू नहीं है। 1s2, 2s2, इन दोनों का कोई चक्कर नहीं है, यहां पे कोई मसला नहीं। मसला यहां ये जो 2p है ये सिंपल 2p नहीं है, बल्कि ये 2px, 2py और 2pz पे मुश्किल है, और इन तीनों की एनर्जी सेम है, इन तीनों की एनर्जी सेम है।
और 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो फिर आपने हुड रूल अप्लाई करना है। और हुड रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल सेम स्पिन के साथ एंटर किया जाएगा, फिर उनकी पेयरिंग की जाएगी। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। अगर ये लिख दिया जाता है, इस अंदाज में लिख दिया जाए 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, 1 2 और इसको भी 0 इसको भी 0, तो याद रखिएगा ये गलत है, ये दुरुस्त है, नीचे वाला गलत है। तो तमाम रूल्स का ख्याल करते हुए, उनका लिहाज करते हुए कन्फिगरेशन करनी चाहिए। और पहले 10-15 एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये बात याद रखें कि आगे आने वाले एलिमेंट्स में आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो ये है कि आपने पहले चंद एलिमेंट्स को अच्छी तरह समझ के कर लिया और जितनी बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं, रूल्स बताए हैं, उनको पहले याद कर लें। नहीं याद किए, सामने लिख लें और जो सवाल आए उसको फिर आप पिछले रूल्स में जाके तलाश करें कि आपको उसका जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। तब आपके लिए ये काम आसान है, तब आप खुद इसको करने के काबिल होंगे। वरना फिर रट्टा लगा के और किसी को देख के करेंगे तो वो तरीका अच्छा नहीं है। सीखना बेहतरीन तरीका है, सीख लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे कार्बन के बाद नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 7। कन्फिगरेशन करते हैं हम और कन्फिगरेशन हमारे पास आएगी 1s2 2s2। मैं इसे ओपन करके लिख रहा हूं क्योंकि नॉर्मल तरीके से करनी हम आ चुकी है। अब जरा ओपन करके लिखें इसको, तो क्या आएगा 2px 2py और 2pz। अब आप नोट करें 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ चुके हैं, 2 यहां आ चुके हैं, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हमने एंटर करने हैं 7। तो इसका मतलब यहां पे एंटर करने के लिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे शामिल होंगे? 1 2 3 उन रूल का ख्याल करते हुए अलग अलग ऑर्बिटल में दाखिल होंगे। आगे चलेंगे, ऑक्सीजन, ये आप खुद करेंगे, मैं फ्लोरीन करूंगा। फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ठीक है, अगर वैसे कर रहे हो तो बहुत आसान है। टोटल 9 इलेक्ट्रॉन शामिल करने हैं, 2 यहां शामिल कर दिए, 2 यहां पे 4, बाकी बच गए 5। तो 2p में 5 आ गए। लेकिन